इकोनॉमिक कंडीशन। हम लोग अभी एक केस स्टडी कर रहे हैं जहां पर हम लोग चोल डायनेस्टी यानी कि चोल वंश की बात कर रहे हैं, चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं। और इस चोल साम्राज्य में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है केस स्टडी के तौर पर, जहां पर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ऑफ चोलाज भी देखा है। हम लोगों ने उनके अलग अलग तरीके, आखिर वो मंदिरों का कैसे निर्माण करते थे, मंदिरों के प्रति उनकी क्या भावना थी, क्या उनका सोच था, इसको भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी देखा है। हम लोगों ने उनके अलग अलग राजाओं की भी बात की है, अलग अलग शासकों की भी बात की है, जो अपने अपने तरीके से ये वंश चलाया करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो बचा हुआ इस केस स्टडी का पार्ट है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति आखिर इस चोल शासन में, चोल वंश में कैसा था, क्या था, उसकी बात करेंगे। और यह जो है पृष्ठ संख्या 19 है, जहां पर हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, जो सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, और यह आप लोग अपने पुस्तक में भी इसी पृष्ठ संख्या पर देख सकते हैं। जहां पर अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन का। इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कह रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर, द चोलाज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर agrarian development and expansion by bringing more area such as dry barren land under cultivation and improving the irrigation facility। ये जो चोलाज थे, ये जो चोल वंश था, वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीगेरियन डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ by bringing more area such as dry barren land under cultivation and improving the irrigation facility। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चोल वंश है, यह एक अच्छे विकास, एक बहुमुखी विकास और एक बेहतर विकास के तहत अपना कार्य किया करता था। चाहे वो बंजर सूखे जगह के जमीन को भी कल्टीवेटेड बनाना हो, यानी कि उपजाऊ बनाना हो, कृषि युक्त बनाना हो, ये सारी चीजें जो है, ये सारा लक्ष्य जो है इन सारे लोगों के, इन सारे वंश या फिर इन सारे शासकों या इस वंश के लोगों के अंदर हुआ करता था, कि कैसे वो ड्राई बैरेन लैंड को भी अंडर कल्टीवेशन यानी कि फार्मिंग और बुआई और ये सारी चीजों के अंदर लाए, ताकि हमारा जो कंडीशन है वो हमारा बेहतर हो सके, उपजाऊ कंडीशन, उपजाऊ व्यवस्था बेहतर हो सके, जिसके लिए सिंचाई यानी कि पानी की आवश्यकता पड़े, जिसको अंग्रेजी में इरिगेशन कहते हैं। ये सब चीज को भी इंप्रूव करते हुए इन्होंने ड्राई और बैरन यानी कि सूखे और बंजर धरती को भी उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया, और इसमें इन लोगों को सफलता भी मिली। यानी कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि ये लोग अपना दायित्व समझते थे कि हमें बहुमुखी विकास और हर जगह का विकास करना है। अगर वहां पर विकास नहीं भी दिखता है तो भी हमें उसे अपने तरीके से, अपने मानसिक शक्ति से उसे विकसित करना है, अपने कौशल से उसे विकसित करना है। इरिगेशन वाज गिवन स्पेशल अटेंशन एंड टैंक, वेल, डैम्स एंड आर्टिफिशियल लेक वेयर बिल्ट टू इंश्योर एम्पल प्रोडक्शन। इरिगेशन यानी कि पानी यानी कि सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और इसके लिए अलग अलग टैंक हो, वेल हो यानी कि कुआं हो, डैम हो, इन सारे चीजों का, या फिर कृत्रिम झील हो, खुद से झील बनाने की बात हो, ये सारी चीजें बनाई जाती थी, ताकि इससे एम्पल प्रोडक्शन यानी कि प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो सके, यानी कि एक ड्राई लैंड भी, एक बैरन लैंड भी फर्टाइल लैंड बन सके। पानी चाहिए तो पानी पर इन लोगों का फोकस ज्यादा होता था, इरिगेशन यानी कि सिंचाई पर ज्यादा फोकस होता था, क्योंकि वहीं से सारा कुछ माइनस से प्लस में हो रहा था। एक ड्राई और बैरन जो है वो फर्टाइल बन रहा था लैंड। एंड एनी कट और अ डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द कावेरी रिवर दैट हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ तंजौर। अब चूंकि कावेरी नदी की बात आ रही है, और यह बात इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग दक्षिण भारत में है, अभी चोल वंश है तो दक्षिण भारत की बात करेंगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने एक डैम बनाया, एक नहर बनाया कावेरी नदी के अक्रॉस, यानी कि कावेरी नदी से सटे हुए, यानी कावेरी नदी पर इन्होंने एक डैम बनाया, और उससे जो प्रोडक्टिविटी है, उससे जो तंजौर का यानी कि वो क्षेत्र जहां पर इन्होंने अपने आपको स्थापित किया प्रोमिनेंस रूप से, मजबूत रूप से, उस क्षेत्र का प्रोडक्टिविटी, उत्पादन वगैरह जो है, कृषि उत्पादन और भी अलग अलग उत्पादन जो है इस डैम के कारण से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया।
लैंड सर्वे वेयर अंडरटेकन टू असेस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लैंड सर्वे भी किया जाता था बार बार, यानी कि भूमि का को जांचा भी जाता था, उसको सही तरीके से देखा भी जाता था बार बार, ताकि फर्टिलिटी ऑफ लैंड को समझा जा सके, यानी कि उस धरती के उपजाऊपन को समझा जा सके। अगर कुछ गड़बड़ी है तो नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो सही कदम हो उसे उठाया जा सके, यानी कि निगरानी बार बार की जाती थी, उसी को हम लोग कहते हैं लैंड सर्वे। द विलेज कम्युनिटी ओन्ड द लैंड। जो विलेज कम्युनिटी था, जो ग्रामीण समुदाय था, वो इसका मालिक हुआ करता था जमीन का। Embankments were built to prevent flooding, and while canals carried water directly to the field through the channel। यहाँ पर अलग अलग आपातकाल स्थिति से पार करने के लिए या फिर आपातकाल स्थिति को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो फ्लड का समय हो, यानी कि वो बाढ़ का समय हो, या फिर अलग अलग जो आपातकाल आता है, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जो प्राकृतिक आपदा आता है, जो आपदा आता है, उसके लिए भी इन लोगों ने अपने आप को तैयार कर रखा था अलग अलग माध्यमों से। और इन लोगों ने कैनाल यानी कि नहर वगैरह बनाया था, ताकि अलग अलग माध्यम से और एक बेहतरीन माध्यम से जिस जगह पर पानी पहुंचाना है वहां पर पहुंच सके पानी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वॉज गुड। इस समय इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल जो था वो गुड था, बेहतर था, यानी कि आर्थिक स्थिति अवस्था बेहतर थी। 4 पॉइंट यहाँ पर लिखा गया हुआ, 1 2 3 4। प्रोविजन वेयर मेड टू इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी ताकि प्रोत्साहित किया जा सके, किसको किसको, तो व्यापार को, वाणिज्य को, कला को, वास्तुकला को और अलग अलग चीजों को, जिसमें कृषि का भी नाम आता है। दूसरा, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वेयर टैक्सेस फ्रॉम लैंड, ट्रेड एंड बूटी फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट। अब ये जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, यानी कि आय का जो मुख्य साधन था, वो था जमीन से आया हुआ कर, व्यापार, और अगर हम कहीं पर किसी पर लड़ाई लड़ते हैं, किसी पर जीत हासिल होती है, तो वहां से जो हमें धन हासिल होता है, ये सारा कुछ। तीसरा, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट नोन एज ब्रह्मदेव और अग्रहारा वेयर गिवन टू द ब्राह्मण। जबकि टैक्स फ्री, जहां पर टैक्स नहीं दिया जाना था, यानी कि वो लैंड जिसके लिए मालिक को टैक्स नहीं देना पड़ता है, वैसा भी इस समय प्रोविजन था। टैक्स फ्री लैंड भी थे। ये किसको दिया जाता था, तो ये ब्राह्मण्स को दिया जाता था, यानी कि पुरोहित वर्ग को दिया जाता था। और इस टैक्स फ्री लैंड ग्रांट को ब्रह्मदेव या फिर अग्रहारा कहा जाता था, जो कि ब्राह्मण को यानी कि पुरोहित को दिया जाता था। ट्रेड वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेडर फॉर्म्ड गिल्ड्स कॉल्ड मनीग्रामम एंड नंदेसा। ट्रेड वाज वेल ऑर्गेनाइज, जो व्यापार था वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित था, बहुत अच्छे तरीके से स्थापित था, व्यवस्थित था। और जो ट्रेडर थे उन्होंने अपना एक गिल्ड, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, अपना एक ग्रुप बनाया था, जिसको मनीग्रामम कहते थे या फिर नानदेसा कहते थे। मनीग्रामम और नानदेसा टाइप के गिल्ड, यानी कि अलग अलग समूह बने हुए थे ट्रेडर्स के द्वारा। चौथा पॉइंट कहता है, बेटर क्वालिटी रोड्स वेयर बिल्ट टू इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। यातायात को बेहतर करने के लिए, जिससे व्यापार और ज्यादा अच्छा हो सके, वाणिज्य और ज्यादा अच्छा हो सके, उसके लिए इन्होंने सड़क निर्माण पर भी अच्छा ध्यान दिया। प्रॉस्पेरस ट्रेड लिंक ऑलरेडी एग्जिस्टेड विद अरेबिया, पर्सिया, चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। प्रॉस्पेरस ट्रेड लिंक जो था, या महत्वपूर्ण या फिर एक लाभदायी जो था ट्रेड लिंक, यानी कि व्यापार का जो लिंक बना हुआ था, व्यापार का जो चैनल बना हुआ था, माध्यम बना हुआ था, वो तो चल ही रहा था, जो पहले ही से चल रहा था इन लोगों का, यानी कि भारत का और चोल वंश का, अरब से, अरबियन देश से, पर्सियन देश से, चाइना से और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों से। बिकॉज ऑफ दिस द कोस्टल एरिया फ्लरिश्ड एंड अट्रैक्टेड मेनी फॉरेनर हु सेटल देयर। और इसी कारण से जो तटीय क्षेत्र था वो बहुत तेजी से फला फूला, और बहुत सारे फॉरेनर जो विदेशी थे वो यहाँ को देखकर मोहित हुए, यहाँ को देखकर प्रसन्न हुए और अपने आप को यहाँ पर
सेटल भी किया, यहाँ पर अपने आप को स्थापित भी किया, यहाँ पर अपने आप को रोका भी। अब इसके साथ हमारा चोल डायनेस्टी का केस स्टडी भी समाप्त हुआ और हमारा यह पूरा अध्याय भी समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्सरसाइजेज का, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे उसकी जो करना है आप लोगों को, यानी कि जो मैंने पढ़ाया है अब उसके आधार पर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। इस एक्सरसाइज वाले सेगमेंट में आने से पहले एक वर्ड ट्रीजर वाला एक शब्द देख लेते हैं, यानी कि एक शब्दकोश से निकला हुआ एक शब्द है वेसल, जो कि प्रकाशक के द्वारा कहा जा रहा है कि यह आप लोगों को जानना अलग से जरूरी है। तो वेसल का मतलब है अ डिपेंडेंट रूलर अंडर द किंग, एक राजा के अंदर, यानी कि एक राजा पर निर्भर एक शासक जो होता है उसी को वेसल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर और बात करते हैं इस क्वेश्चन आंसर की। यहां पर अलग अलग माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे गए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 19 पर पहला आता है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, उनके 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं, आपको हर प्रश्न को अलग अलग पढ़ना है, उनके अलग अलग चारों विकल्प को देखना है, उसमें से जो सबसे सही विकल्प या एकमात्र जो सही विकल्प है उसको आपको अपने ज्ञान के आधार पर, जो मैंने पढ़ाया है, जो आप लोगों को पढ़ना है उसके आधार पर उसका उत्तर करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का पृष्ठ संख्या 19 से यह पृष्ठ संख्या 20 तक जाता है, जिसमें 3 प्रश्न पृष्ठ संख्या 19 पर और 2 प्रश्न पृष्ठ संख्या 20 पर है। इस 5 प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। दूसरा सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन 4 प्रश्नों के आपको उत्तर संक्षिप्त में देने हैं, यानी कि 2 से 3 वाक्य 2 to 3 सेंटेंसेज में देने हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोग को विस्तार से देने हैं, यानी कि 5 से 6, 6 से 7 वाक्य, यानी कि 6 से 7 सेंटेंस, यानी कि एक पैराग्राफ में देना है। इसके बाद एक आता है फिर मेंटल एबिलिटी वाला, यानी कि कौशल विकास वाला प्रश्न, जो हॉट्स के नाम से है। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसको हम पढ़ देते हैं। ये क्या क्या है, पहला और दूसरा। पहला है द चोलाज गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपोनेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, डिस्कस। चोलाज गवर्नमेंट को माना जाता है कि ये जो अभी का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इंडिया में, हमारे देश में जो स्थानीय स्व सरकार है, जिसको पंचायती राज या अलग अलग तरीके का खाप पंचायत या अलग अलग चीज कहते हैं, ये इसका जो शुरुआत है, इसका जो हमें वंशावली मिलता है, इसकी शुरुआत जो हमको लगती है कि ये इसी चोल गवर्नमेंट, चोल शासन या चोल वंश वाले समय से या उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस पर आप लोगों को अपना ज्ञान और अपना इंटेलिजेंस लगाते हुए उत्तर देना है। जबकि दूसरा है हाउ डिड द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर टुक प्लेस ड्यू टू तुर्को अफगान इन्वेजन, थिंक एंड डिस्कस। आपको यहाँ पर यह बताना है कि तुर्क अफगान का जो इन्वेजन हुआ, जो तुर्क का गौरी आया या अफगान का गजनबी आया, उस समय जो कैसे हम लोगों का कल्चरल मिक्स हुआ, कैसे भारत का कल्चरल मिक्स हुआ, रिलीजियस मिक्स हुआ, इसके बारे में आप लोगों को सोचना है और इस पर डिस्कस करना है। आगे चौथा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, चौथा सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन है प्रकार ऑफ प्रश्न के प्रकार हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर आप लोग से 4 प्रश्न पूछे गए हुए हैं और चारों प्रश्न में रिक्त स्थान दी गई हुई है। 1, 2, 3 में तो एक ही रिक्त स्थान है, खाली जगह है, जबकि चौथे में है 2 रिक्त स्थान है, 2 फिल करने हैं, यानी कि इसको आपको फिल करना है अपने नॉलेज के आधार पर, जो मैंने पढ़ाया है उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 5वां सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रू फॉल्स में उत्तर देना है। यहाँ पर भी आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे गए हुए हैं पृष्ठ संख्या 20 होते हुए पृष्ठ संख्या 21 पर। अब हम लोग अगले सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन में आते हैं, जहां पर गिव 1 वर्ड आंसर। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इन चारों को पढ़ के इन चारों के लिए एक एक शब्द लिखने हैं। अगला है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अब आपसे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर एक मेंटल एबिलिटी वाला एक और प्रश्न आता है, स्किल को निखारने वाला। यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि पढ़ देते हैं, लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग किंगडम्स पेव्ड द वे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, हाउएवर देयर वेयर मेनी गुड थिंग्स दैट हैपेंड एज अ रिजल्ट एज वेल, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज दैट यू केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर। हम लोग
देख रहे हैं और देखे हैं और बात भी किए हैं कि कैसे हम लोगों में यानी कि भारतीयों में, उस समय के भारतीयों में एकता न होने के कारण से, कमजोरी होने के कारण से, आपस में लड़ने के कारण से विदेशी आक्रांता आया और भारत को लूट गया, यानी कि भारत पर नकारात्मक असर पड़ा ये। और साथ ही साथ उसके कुछ फायदे भी हुए, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई चीज का नुकसान है तो उसके कुछ ना कुछ फायदे भी होंगे। तो यहाँ पर आपको यही अपना नॉलेज और मेंटल एबिलिटी को लगाते हुए, अपने दिमाग को लगाते हुए, अपने ज्ञान को का प्रयोग करते हुए बताना है कि क्या उसका फायदा हुआ, लाभ हुआ और क्या उसके नुकसान हुए। ये सारी चीजें आपको बताना है और ये सारी चीजें आपको तुर्क अफगान इन्वेजन को आधार बनाते हुए बताना है। अब आता है एक्टिविटी जोन। इस एक्टिविटी जोन में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, इसको आपको करना है। यहां पर लिखा हुआ है पहला जो है और दूसरा, इन दिस लेसन यू हैव एक्सप्लोर्ड द वेरियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम द 7th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी। इस चैप्टर में आप लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, राजनीतिक विकास के बारे में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा है, पढ़ा है, जाना है, जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। वेरियस न्यू डायनेस्टी सच एज पालाज, परमार, गुज्जर प्रतिहार, राजकुताज, चमानाज एंड चंडेलाज इमर्ज। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी भी है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी पालाज की, परमार की, गुज्जर प्रतिहार की, राजकुताज की, चौहान या चमनाज की, या फिर चंडेल की। इसके अलावा अलग अलग, ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड टू इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर रूलर। इन सब ने अपने समय में, अपने शासक के समय में अपना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंट्रीब्यूट किया, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण योगदान या फिर अपना एक महत्वपूर्ण समय देश के लिए या फिर अपने क्षेत्र के लिए दिया। However, the contribution of Cholas was the most impressive and they made contribution in areas such as administration, architecture, the creation of bronze statue and irrigation। हालांकि इसमें सबसे बेहतरीन माना जाता है चोल डायनेस्टी, जिसने अपना योगदान इन सारों की तुलना में सबसे ज्यादा दिया, चाहे वो प्रशासनिक योगदान हो, प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्किटेक्चरल हो, वास्तु वाले क्षेत्र में, चाहे वो स्टैचू यानी कि मूर्ति बनाने की बात हो, चाहे वो नटराज स्टैचू की बात हो, चाहे वो बृहदेश्वर टेम्पल की बात हो, चाहे वो इरिगेशन तक की बात हो, सिंचाई तक की बात हो। लेट्स एग्जामिन द ब्रोंज इमेज मेकिंग ऑफ नटराज ऑफ द चोलाज। आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि वो जो चोल डायनेस्टी ने एक जो ब्रोंज इमेज, जो कांस्य की जो इमेज तस्वीर बनाई थी नटराज की, उसको आप इमेजिन कीजिए। फिर दिस कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अ प्रोजेक्ट फाइल। और इसको आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से आप पीपीटी प्रोजेक्ट बनाए, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाए, और इसका या फिर एक प्रोजेक्ट फाइल बनाए, या तो लिखकर प्रोजेक्ट फाइल बनाए या फिर आप स्लाइड के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। करना क्या क्या उसमें आपको, या फाइल बनाए या प्रेजेंटेशन दे, उसमें करना क्या है। हाउ टू गो अबाउट द प्रोजेक्ट, प्लीज कीप द फॉलोइंग इन माइंड व्हेन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रोंज क्राफ्ट अंडर द चोलाज यू शुड। जब आप ये बनाए तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखें। ये 5 चीजें हैं। नोट द पीपल एसोसिएटेड विथ दिस क्राफ्ट एंड रिनाउंड क्राफ्ट्समैन। आपको जो भी क्राफ्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, जिस कला के बारे में और जिस कलाकार के बारे में, उसका नोट द पीपल एसोसिएटेड, उस व्यक्ति का नाम लिखे। दूसरा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड्स मेकिंग यूज इन मेकिंग इट। आपको किस तरीके से ये सारा कुछ बनाया गया था उसके बारे में भी लिखें। इंक्लूड डिटेल अबाउट देयर पैटर्न, उसके बारे में, वो उसकी क्या क्या चीजें हैं, उसकी क्या क्या खासियत है, वो कहाँ कहाँ से आया, उसके बारे में आप बेहतर तरीके से लिखें अपने इस पीपीटी में या प्रोजेक्ट फाइल में। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंसेडोट्स एंड लीजेंड्स एसोसिएटेड विद दिस क्राफ्ट। यहां पर आप उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें और लिखें अपने फाइल में और अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करें। और यूज पिक्चर्स इन योर प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट में पिक्चर का भी प्रयोग करें। अब हम लोग एक्टिविटी जोन में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। पहला तो था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, अब हम लोग
दूसरे में आते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द इंडियन कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया वाज टारगेटेड बाय फॉरेन इन्वेडर रिपीटेडली ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी। राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया वाज टारगेटेड बाय फॉरेन इन्वेडर्स रिपीटेडली ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आपको एक लेख लिखना है, एक एसे लिखना है एकता की महत्व पर, एकता के महत्व पर, एकता की शक्ति पर आपको एक लेख लिखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, किस चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे हमारे यहाँ एकता नहीं थी तो विदेशी आक्रांता आए और हमको 17 बार लूटकर चले गए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने देश को ध्यान में रखते हुए, उन आक्रांताओं को ध्यान में रखते हुए यूनिटी पर, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी पर एक लेख लिखना है। टॉपिक होगा उसका यूनिटी अमॉन्ग इंडियन, या टॉपिक होगा अ मैटर ऑफ कंसर्न सिंस टाइम इमेमोरियल। ये टॉपिक है यूनिटी ऑफ इंडियन, यूनिटी अमॉन्ग इंडियन, भारतीयों में एकता। और इसका जो सब टाइटल है वो है अ मैटर ऑफ कंसर्न सिंस टाइम इमेमोरियल। जब जो याद करने वाला या फिर ना याद करने वाला जो समय है जहाँ पर हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था, हमारे देश का ऊपर आक्रमण हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको यूनिटी अमॉन्ग इंडियन की बात करनी है, लिखनी है इससे। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 21 से आएंगे पृष्ठ संख्या 22 पर, लेकिन इस पृष्ठ पर हम लोग अगले कक्षा में आएंगे, क्योंकि अगला कक्षा जो होगा इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा, कक्षा संख्या 10 होगा या कक्षा संख्या 9 है, जहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइजेज वगैरह की भी बात कर ली। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो समरी के तौर पर इस पूरे अध्याय को एक साथ देखेंगे और इस अध्याय का समापन करेंगे कक्षा संख्या 10 में। तो इस कक्षा को अब यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।